ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है सशक्त स्त्री तत्व और सशक्त पुरुषत्व। माँ हमें आनंद कर्णेश जी द्वारा पूछे हुए प्रश्न का समाधान दे रही हैं। आनंद कर्णेश जी का प्रश्न ये था कि ये जो स्त्री और पुरुष का विभाजन है हमारे इस लोक में, हमारे इस मानव लोक में, क्या ये विभाजन देवी देवताओं के लोक में भी कायम रहता है? तो इस उत्तर का आरंभ माँ ने इतने अद्भुत रूप से किया है। दोस्तों, माँ हमें सबसे पहले आत्म साक्षात्कार का विवरण देते हुए माँ ने हमें पिछले एपिसोड में शुरू किया था कि किस प्रकार आत्मा उन रूपों में सामने आता है या उन इनकारनेशंस को लेता है जो वो नहीं है। इसका मतलब आत्मा जो पुरुष और स्त्री के विभाजन से परे है, पर आत्मा जब हर इनकारनेशन में या स्त्री का रूप लेता है या पुरुष का रूप लेता है तो वो इसलिए लेता है ताकि वो समझ सके कि वो उसका स्वरूप नहीं है। तो पिछले एपिसोड के अंत में हमने इस बात पर जोर डाला था कि ये जो आत्मा की यात्रा है वो इसीलिए है कि इन अनुभवों के द्वारा आत्मा वो सब चीज समझ सके जो वो नहीं है। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो आगे बढ़ते हुए माँ कहती है कि अब आप लोग मुझसे पूछोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आत्मा का जो रूप है वो स्त्री तत्व और पुरुषत्व के रूप से परे है, तो अब आप मुझसे पूछोगे कि क्या माँ आप उभय लैंगिक हो? तो माँ कहती है, इसका उत्तर है हाँ और ना। माँ कहती है कि मैं उभय लैंगिक या लैंगिकता से परे हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो प्रवृत्ति है, उसमें स्त्री तत्व और पुरुषत्व, स्त्री और पुरुष का संतुलन बना हुआ है। अर्थात स्त्री और पुरुष का ये जो तत्व है ये दोनों मेरे में समान रूप से समाये हुए हैं। तो हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे उभय लैंगिक कह सकते हो। मैं एक नए सृष्टि को आरंभ कर सकती हूँ, उसका पोषण कर सकती हूँ। माँ कहती है कि मैंने अपने चॉइस से स्त्री के रूप में अपने आप को व्यक्त करने का निर्णय लिया है। जैसे कि हम माँ कहते हैं, इस शक्ति को हम पिता नहीं कहते, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं माँ ने अपने आप को व्यक्त किया, वो एक स्त्री के रूप में व्यक्त किया। तो माँ कहती है कि ये मेरी चॉइस है, मेरे में सारे तत्व समान रूप से समाये हुए हैं, ये मेरी प्रकृति है। मैं इन समान रूप से मेरे में ये जो शक्तियां हैं, इसके कारण मैं एक सृष्टि का आरंभ कर सकती हूँ, एक विश्व, एक ब्रह्मांड को जन्म दे सकती हूँ, उसका पोषण कर सकती हूँ। तो माँ कहती है कि मैंने अपने चॉइस से, अपने चयन से स्त्री रूप में अपने को दर्शाने का निर्णय लिया था। और माँ कहती है ये बात मेरे लिए ही नहीं, सारे दिव्य आत्माओं के लिए सही है। सारे दिव्य आत्माओं में स्त्री तत्व और पुरुषत्व समान रूप से समाये हुए हैं, ये उनकी प्रकृति है। पर अगर विष्णु जी अपने आप को पुरुष के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो उनकी चॉइस है। अगर मैं स्त्री के रूप में व्यक्त करती हूँ तो ये मेरी चॉइस है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्त्री हूँ और विष्णु जी वो दिव्य आत्मा सिर्फ पुरुष हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि ठीक है माँ, पर जब आपको विष्णु जी देखते हैं तो उनके मन में लैंगिक सोच
उत्पन्न होती है। क्या इसका मतलब, जब आपको विष्णु जी देखते हैं तो आपको क्या वो स्त्री के रूप में देखते हैं? उनके मन में लैंगिक रूप में क्या भाव आते हैं जब वो आपको देखते हैं? तो कितना सुंदर प्रश्न है दोस्तों। हालांकि हमारे मन में भी कहीं यही प्रश्न उठता है, पर हम कभी कभी पूछने में संकोच करते हैं कि उन दिव्यात्माओं के लोकों में ये स्त्री पुरुष का भेद किस प्रकार देखा जाता है। तो आइए माँ के मुख से सुने। माँ कहती है कि वो मुझे पूर्ण रूप से देखते हैं, क्योंकि आनंद कर्णेश जी का प्रश्न था कि जब विष्णु जी आपको देखते हैं तो क्या उनके मन में लैंगिकता के रूप में कोई सोच आती है कि आप स्त्री है या पुरुष है, ऐसा कुछ सोच विचार उनके मन में उभरता है? तो इसलिए माँ कहती है कि वो मुझे पूर्ण रूप से देखते हैं। पूर्ण रूप का मतलब क्या है दोस्तों? पूर्णता, शून्यता। इसके पिछले एपिसोड में भी हमने इस बात का जिक्र किया, जहाँ शून्यता है वहाँ पूर्णता है, और पूर्णता में सारे तत्व समान रूप से संतुलन में समाये हुए हैं। तो माँ कहती है विष्णु जी मुझे पूर्ण रूप से देखते हैं। और ये कहती हुई माँ बड़े खुलकर हंस रही हैं। माँ कहती है कि मेरी जो सुंदरता है, मेरी जो सेंसुअलिटी है, उसके सामने जिस रूप से मैं अपने आप को प्रदर्शित करती हूँ, उसके सामने जब विष्णु जी अपने आप को समर्पण करते हैं, उस समर्पण में वो मेरे में, मेरे प्रवृत्ति में, मेरे प्रकृति में जो स्त्री पुरुष का समन्वय है उसे देख पाते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जिक्र हो रही है। माँ अपने उदाहरण से हमें एक संदेश दे रही है। एक बार फिर से दोहराती हूँ। माँ कहती है कि जब विष्णु जी मेरे इस रूप के, माँ का ये जो लावण्य रूप है, सुंदर रूप है, उस रूप के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, समर्पण करते हैं, तो उस समर्पण में माँ का जो तत्व है, जो रूप है, वो है स्त्री और पुरुष का समान बैलेंस। उस कंप्लीट, उस पूर्ण रूप को वो देख पाते हैं। तो इसका क्या संदेश है दोस्तों? संदेश यही है कि समर्पण में आप इन सब द्वंद्वता से परे जाकर उस पूर्ण रूप को देख सकते हो। किसके पूर्ण रूप को? अपने निज पूर्ण रूप को आप देख पाओगे अगर आप अपने द्वंद्वता के आगे समर्पण कर देते हो। इसका मतलब इन छोटे छोटे विभाजन में उलझे न रहकर जब आप इससे परे होकर अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो उस शून्यता से आप संपर्क स्थापित कर पाते हो। इतनी सुंदरता से माँ ने हमें ये बात बताई। और माँ कहती है कि जब वो अपने आप को मेरे इस लावण्यता और सुंदरता के सामने समर्पित कर देते हैं, तो हमारी जो एकता है, जब आप किसी के सामने समर्पण करते हो, उसका मतलब ये है कि आप उनसे एक हो जाते हो। समर्पण, शरणागत, ये सब किसका सूचक है दोस्तों? ये सूचक है कि मैं अलग नहीं हूँ, तुम अलग नहीं हो। जब मैं किसी के आगे अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, चाहे वो गुरु हो या देव हो, तो तात्पर्य ये है कि मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं अगले जीव के आगे, अगले आत्मा के आगे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करने का मतलब है उसमें मिल जाना। तो जब इनका ये जो समर्पण के कारण जो मिलन है, उस मिलन के कारण क्या हो रहा है ये माँ बता रही है। हमारे मिलन के कारण दुनिया, विश्व, ब्रह्मांड हील हो रहे हैं। सुंदरता देखिए, समर्पण के कारण एकता, एकता के कारण जो हीलिंग हो रही है इस विश्व में, विश्व का जो कल्याण हो रहा है, विश्वों में विश्व। माँ कहती है एक विश्व एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड समाये हुए हैं, और ये सारे ब्रह्मांड हील हो रहे हैं। माँ कहती है जब उनका जो पुरुष तत्व है, जब उनका पुरुष तत्व मेरे स्त्री तत्व क्या करता है दोस्तों? सबको एक में जोड़े रखता है। हमने इस पुरुषत्व और स्त्री तत्व के बारे में पहले भी जिक्र किया था।
स्त्री तत्व का गुण ही ये है कि सबको जोड़कर रखना, और पुरुषत्व का गुण विभाजन करना। तो ये जो गुण है, माँ कहती है कि जब वो पुरुषत्व के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उनका पुरुषत्व का ये जो गुण है वो मेरे स्त्री तत्व के एकत्व के गुण के सामने अपने आप को समर्पित करता है, और इस समर्पण के कारण जो एकत्व की शक्ति उठती है, वो एकत्व की शक्ति इन ब्रह्मांडों को हील कर रही है। तो अगर ये दिव्य आत्माओं के लिए सही है तो ये हमारे लिए भी सही है दोस्तों। तो इस पितृसत्तात्मक समाज में हमें यह समझना होगा कि स्त्रियों को अधिक से अधिक व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना होगा, और पुरुषों को स्त्रियों के द्वारा व्यक्त किए हुए सोच, विचार, भावनाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना ही समर्पण का प्रतीक है दोस्तों। तो जब पुरुषत्व स्त्री तत्व के आगे अपने आप को समर्पण कर रही है, एक हो रही है, उसमें से उद्भव हुई शक्ति इस पूरे विश्व कल्याण के लिए लाभदायक है। माँ कहती है कि ये हमारे दिव्य आत्माओं में ही नहीं, मानव लोक में भी यही प्रक्रिया होती है, हो सकती है कि ये जो स्त्री और पुरुष के आगे ये जो समर्पण का बंधन है, ये दिव्य आत्माओं में नहीं, मानव लोक में भी संभव है और कई जगह हो रहा है। तो माँ कहती है पुरुष और स्त्री के तत्वों में चाहे वो कोई भी लोक हो, इतना फर्क नहीं है, क्योंकि जो उसका बेसिक नेचर है, मौल रूप है, जब स्त्री तत्व पुरुषत्व के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, तब जो एकता की ऊर्जा उद्भव होती है, वो स्त्री तत्व और पुरुषत्व के बैलेंस को देख पाता है, और उस बैलेंस के कारण जो हीलिंग होती है वो एक अद्भुत रूप की हीलिंग है। तो इतना सुंदर वर्णन है दोस्तों यहाँ पर कि स्त्री तत्व और पुरुषत्व किस प्रकार समन्वय में जब रहता है, उसमें इतनी अद्भुत प्रक्रिया यहाँ पर सामने आती है। तो जब माँ ने ये कहा कि ये दिव्यात्माओं में ही नहीं मनुष्यों में भी ये समन्वयता देखी जा सकती है समर्पण के कारण, तो आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं कि माँ हमें विस्तार में बताइए कि हम मानव किस प्रकार इस समन्वयता को अपने आप में लेकर आ सकते हैं। तो इसका माँ बता रही हैं कि हर एक में उसकी दिव्यता को देखने का प्रयत्न करो, क्योंकि हर एक आत्मा दिव्य है, हर एक मनुष्य दिव्य है। जिसे भी मिलते हो उसमें दिव्यता को देखो। उदाहरण के लिए अगर मैंने आप लोगों से ये कहा, माँ कहती है कि मुझे हर एक स्त्री में देखने का प्रयत्न करो, यही नहीं, स्त्री में ही नहीं, हर एक पुरुष में मुझे देखने का प्रयत्न करो। तो अगर आप उस दृष्टि से हर एक स्त्री और पुरुष से मिलोगे तो आप एक संपूर्णता का अनुभव करोगे, और वो संपूर्णता, वो पूर्णता आपके सोच विचार, आपके विभाजन के बिलीफ सिस्टम से आपको परे लेकर जाएगी। और उस बिलीफ सिस्टम का एक बड़ा भाग क्या है? स्त्री और पुरुष का विभाजन का भेदभाव। माँ कहती है स्त्रियों में ही नहीं, अगर आप पुरुषों में भी मुझे देखने का प्रयत्न करना शुरू कर दोगे तो जो दिव्यता तुम मुझ में पाते हो वो सारी दिव्यता हर एक स्त्री और पुरुष में पाओगे, और मुझे हर एक स्त्री और पुरुष के रूप में देखते रहने के कारण यहाँ पर सबसे उत्तम चीज क्या होगी? सबसे उत्तम चीज ये होगी कि स्त्री पुरुष के विभाजन से परे जाने का ये प्रथम कदम होगा। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माँ, मैंने अपने पिता में आपको कई बार देखने का मैंने प्रयत्न किया था। मेरे पिता जो 2012 में जिनका देहांत हो गया, मेरे पिता में आपको कई बार देखने का मैंने प्रयत्न किया, और जब भी मैंने ऐसा किया तो मैंने उनमें से
एक स्त्री तत्व की शक्ति को उभरते हुए पाया। तो यहाँ पर आनंद कर्णेशी ये कह रहे हैं कि 2012 में जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, इसके बाद जब भी वो अपने पिता के बारे में सोचते थे तो माँ लक्ष्मी का रूप उनमें देखने का प्रयत्न करते थे, और जब भी ऐसा प्रयत्न करते थे तो अपने पिता के जो विजुअलाइजेशन कर रहे थे उसमें से एक स्त्री तत्व की शक्ति को उभरते हुए वो देख पाते थे। वो कहते हैं कि जब उनके पिता जीवित थे ऐसी शक्ति वो कभी नहीं अपने पिता में महसूस कर पाते थे, पर उनके मृत्यु के बाद जब भी उन्होंने माँ को अपने पिता में देखने का प्रयत्न किया तो वहां पर उन्होंने अपने पिता के भावना थे, पिता को वो भावना कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, उसमें से स्त्री शक्ति को उभरते हुए देखा। तो आनंद कर्णेशी माँ से ये कह रहे हैं कि इस अनुभव के बाद मैंने हर एक स्त्री और पुरुष में आपको देखने का प्रयत्न किया है, मुख्य रूप से उन लोगों में जिनमें पुरुषत्व अधिक है और या पुरुषत्व को अधिक रूप से व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें मैंने आपको देखने का प्रयत्न किया है। और जब भी मैंने ऐसे लोगों में आपको देखने का प्रयत्न किया तो मैंने देखा कि उनकी शक्ति में काफी बदलाव आया है। जिस पुरुषत्व की शक्ति से वो दिखते थे, आपको उनमें विजुअलाइज करने के बाद उस एनर्जी में मैंने शिफ्ट देखा। तो इनके प्रश्न में ही कितना कुछ वर्णन है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि माँ के हिसाब से, माँ के कहे अनुसार जिसमें भी माँ को देखने का हम प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पर एक स्त्री शक्ति, एक प्रेम मूर्ति, सबको जोड़ रखने की शक्ति उभरते हुए हम देख सकते हैं। तो अगर हम कभी भी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हम नहीं बात कर पा रहे हैं, जिससे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी सीख है कि हम माँ को उनमें विजुअलाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ आनंद कर्णेशी हमें बता रहे हैं कि ऐसे कई लोग जो अपने पुरुषत्व के अहंकार में दिखते हैं या पुरुषत्व को अधिक रूप से व्यक्त करते हैं, उनमें माँ को देखने का प्रयत्न जब आनंद कर्णेशी ने किया तो वहाँ पर उन्होंने उनके एनर्जी में शिफ्ट पाया। आनंद कर्णेशी के नहीं, सामने वाले के एनर्जी में शिफ्ट पाया, और ये ही नहीं, उनके संबंध बेहतर हो गए। तो यहाँ पर माँ कहती हैं कि तुम्हारा ये जो सोच है, तुम्हारी ये जो जागरूकता है, कौन सी जागरूकता, कि दिव्य स्त्री तत्व को सब में खोजने की ये जो तुम्हारी जागरूकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनमें दिव्य स्त्री तत्व को देखने की ये जो तुम जागरूकता रखते हो, अवेयरनेस रखते हो, उसके कारण तुम्हारे जीवन में काफ़ी हीलिंग प्राप्त होगा। और इसके कारण तुम्हारी जो दुनिया है वो एक बहुत ही सुंदर दुनिया, एक दयालु दुनिया, एक करुणा से भरी दुनिया बन जाएगी। दोस्तों ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सारे लोग जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, हम सब के लिए एक सीख है। आनंद कर्णेश जी के ज़िंदगी के एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि हर एक में उनके दिव्य स्त्री तत्व को दर्शाते हुए, उनको पहचानते हुए अगर हम आगे बढ़े तो माँ के कहे अनुसार हमारी ज़िंदगी हीलिंग से भर जाएगी, और हमारे जो दुनिया है वो चैलेंजिंग दुनिया नहीं, एक बड़ी ही नम्र, सांत्वना भरित, करुणा भरित दुनिया हो जाएगी। तो माँ कहती है कि ये जानो कि वो सब कुछ जो अभी अव्यक्त रूप में नहीं है, जिसे हम कहते हैं अनमैनिफेस्टेड, जो पूर्णता है दोस्तों, अपने आप को व्यक्त करके सृष्टि में बदलता है। तो पूर्णता जब अपने आप को व्यक्त नहीं करता, उसके पहले का जो स्टेप है वो है अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। जो जितना भी कुछ अव्यक्त एनर्जी है वो सारा स्त्री तत्व ही है, क्योंकि स्त्री तत्व वो सारी क्षमता रखता है जो सृष्टि में परिवर्तन कर सकता है। तो वो सारी क्षमता जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसका अभी सृष्टि नहीं हुआ है, वो सारा तत्व स्त्री तत्व है। और
जो भी कुछ मैनिफेस्टेड हो गया है, जिसकी सृष्टि हो गई है, जहां पर सृष्टि विभाजन के कारण ही होता है दोस्तों। जब तक वो पूर्णता में है तत्व, वहां कोई सृष्टि नहीं है। तो इसलिए माँ कहती है कि जो भी कुछ सृष्टि हमारे सामने है वो पुरुषत्व का प्रतीक है, विभाजन का प्रतीक है, इंडिविजुएशन का प्रतीक है। और जो भी कुछ तत्व अभी तक सृष्टि में बदला नहीं है वो स्त्री तत्व है। तो हर एक स्त्री, हर एक मनुष्य में मुझे देखकर, मुझे पाकर, मतलब माँ के दिव्य रूप को पाकर माँ कहती है कि तुम सब में वो एकता को जागृत कर रहे हो जो उन सबको बांध कर रख रहा है। तो दोस्तों एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारी सृष्टि है उसके पहले जो शक्ति है वो एकत्व की शक्ति है। वो ही स्त्री शक्ति है जो सबको एक करे हुए है, जोड़े हुए है। पर जब सृष्टि करना होता है तो उसके लिए विभाजन की जरूरत पड़ती है और वहां पर पुरुषत्व शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो माँ कहती है जो भी सृष्टि हमारे सामने है विभाजित हुई, जो हम देख सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सारी पुरुषत्व है। पर जैसा कि आनंद कर्णेश हरेक में माँ का रूप देख रहे हैं, इसका मतलब है वो हरेक में वो एकत्व का रूप देख रहे हैं। और जब वो उनमें एकत्व का रूप देखते हैं तो वो एकत्व की भावना को हरेक मनुष्य में जगाकर सबको एकत्व की कड़ी से बांधने में सहायक हो रहे हैं। कितना अद्भुत है दोस्तों ये सोच। तो आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं, तो माँ जो भी पूर्ण है क्या वो स्त्री तत्व है, क्या आप यही बता रहे हो? तो माँ कह रही है हाँ। तो अगर मैंने कहा कि जो सब कुछ एक है, एकत्व से जुड़े हुए हैं, वो स्त्री तत्व है, तो आप लोग कहोगे फिर पुरुषत्व क्या है? तो माँ बताती है कि जैसे जैसे ये एग्जिस्टेंस, सृष्टि अपने आप को इवॉल्व होते हुए, आगे बढ़ाते हुए और भी कॉम्प्लेक्स लेवल में सृष्टि सामने आती जाती है। पहले एक विश्व, फिर उसमें से कई विश्व, कई ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड। जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे सामने इन अनेक ब्रह्मांडों, ग्रहों, तारों, इतने खूबसूरत सृष्टि जब हमारे सामने इतने कॉम्प्लेक्स रूप में आ जाती है, तो माँ कहती है कि इसको इस प्रकार लाने के लिए पुरुषत्व की शक्ति को स्त्री तत्व से हर एक कदम पर अलग होना पड़ता है। जब भी सृष्टि करनी पड़ती है तब पुरुषत्व को स्त्री तत्व से अलग होना पड़ता है, तब तक वो जुड़े रहते हैं। पर जहां भी सृष्टि करनी पड़ती है, जहां भी विभाजन, द्वंद्वता से ही सृष्टि होती है दोस्तों। जहां भी सृष्टि करनी पड़ती है तो पुरुष तत्व को स्त्री तत्व से अलग होना पड़ता है। और वो अलग होने की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है? हमारे मन के माध्यम से। मन मतलब माइंड। और माँ कहती है तो मन के माध्यम से, जो हमारी सोच है वो मन से ही आती है ना दोस्तों। तो हमारे मन के माध्यम से जब हम सृष्टि के बारे में सोचते हैं तो पुरुषत्व स्त्री तत्व से अलग हो जाता है। ये कहते हुए माँ कहती है ऐसा अलग होते हुए भी, क्योंकि जो सृष्टि हमारे सामने है उसका कारण वो कैसे बनी है? पुरुषत्व स्त्री तत्व से अलग होकर। इसके बावजूद भी माँ कहती है कि हमारे प्रकृति में अधिक से अधिक भाग नो माइंड स्टेट में जी रहे हैं। नो माइंड स्टेट मतलब मन से परे रहकर जी रहे हैं। मन के कारण ही ये सृष्टि आई है, पर सृष्टि होने के बाद हमारे प्रकृति का अधिक से अधिक भाग मन से परे होकर जीवित है। और जैसे ही आप मन से परे चले जाते हो, पुरुषत्व और स्त्री तत्व जुड़ जाता है और सबको एक करने की भावना ही स्त्री तत्व है। तो आज का एपिसोड हम इस दिलचस्प बात की प्रकृति में सहज रूप से जो भी हो रहा है वो गोलाकार, कर्वाकार के रूप में ही है। जहाँ दिमाग का उपयोग होता है वहीं स्क्वायर, रेक्टेंगल्स उद्भव होते हैं। तो इस सोच से आज हम, इस विचार से, माँ के इस ज्ञान से हम आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।